Hello, today we are going to learn money and banking with CBSE Economics second chapter. Okay, so before we have to learn before money and banking we have to learn the barter system. Okay, in ancient age, प्राचीन काल में in ancient age the barter system would be used. Okay, जो प्राचीन काल में जो लोग थे या पुराने जमाने में जो लोग थे वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था देखो, यहाँ पे दिया है गुड्स एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स ओनली, मींस विदाउट द यूजिंग मनी, ओनली गुड्स एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स ओनली। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि हम बोल सकते हैं कि देखो ये है एग्जांपल दिया है मैंने, ये है ए के पास बीट है, ए के पास बीट है, गुड्स है, कोई कोई तो बोले तो बीट है, और बी के पास राइस है। तो ये क्या करेगा, ये बीट देगा बी को और बी से क्या लेगा, राइस। अब तब पैसा नहीं था, तब मनी और बैंक में से एग्जिस्ट नहीं। अब देखो तो कुछ ऐसी चीजें होने लगी, कुछ तो डिफिकल्टीज आने लगी, लिमिटेशन है कुछ बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से मनी एंड बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने लगे। देखो तो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम और डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं इसको, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू हम कैसे बोल सकते हैं इसको, देखो लैक बोले तो आप बोल सकते हैं कॉमन मेजर वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे देखो ए के पास बीट है, ओके, ये यहाँ पे लिखता हूँ, दिखाता हूँ, चलो ए के पास बीट है, तो ये इसको 1 केजी बीट दे रहा है, किसको, बी को, कितना, 1 केजी। बट अगर बी से उसको समझो दूध देना है, मिल्क मिल्क केजी में ले सकते हैं नहीं, तो लीटर में। और ऐसे कैसे हम माने कि दोनों को सेम वैल्यू है, जैसे मिल्क 1 लीटर और बीट 1 लीटर एक ही वैल्यू, और समझो समझ गए, चलो अच्छी बात है। ऐसे थोड़ी दोनों का भी कॉमन मेजरेबल वैल्यू बनना चाहिए, इसलिए बार्टर सिस्टम इसको भी, ताकि लिमिटेशन है वो डिफिकल्टी आ जाए, ताकि ये चीज बने कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है। जैसे कि आज बोल सकते हैं, आज के जमाने में बोल सकते हो, तो आज में बोल सकते हैं आज के जमाने में आप बोल सकते हैं क्या कि होगा मिल्क 30 रुपीज 1 लीटर, वेट 35 1 केजी, ऐसा बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो दूसरा जो लिमिटेशन है या डिफिकल्टी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ कॉस्ट। अब डबल कोइंसिडेंस जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे देता है एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे देखो ए के पास ये समझो ये दे रहा है को, ये सेंस और सेल राइस टू बी, बट ए वांट्स इन रिटर्न, ए वांट्स इन रिटर्न समझो शूज चाहिए उसको, जूता शूज चाहिए, ओके, बट बी के पास नहीं है, बी के पास नहीं है। तो ये देखो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। आज के जमाने में अगर पैसा होता तो समझो ये ने राइस दिया है बी को चाहिए था, चलो बी को दिया, पर आज के जमाने में अगर पैसा होता तो शूज भी खरीद सकते ऐसे। तो उस जमाने में ऐसा नहीं था कि समझो बी के पास, जैसे ए राइस दे रहा है बी को और बी के पास शूज, कोई ऐसा नहीं था उस जमाने में। चलो तो ये लैक क्या बोल सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट हमने अकाउंट्स में देखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का यहाँ पे भी नहीं है, फ्यूचर पेमेंट करना, क्या बोल सकते हैं, क्रेडिट पे जो है क्रेडिट या फ्यूचर जो पेमेंट है, क्रेडिट या फ्यूचर पेमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि ये नहीं क्या किया, ये ने बीट सेल कर दिया बी को, बट बी से कुछ तो ये से चाहिए लेकिन फ्यूचर में,
अब ये कहीं नहीं सकते, ताकि समझो अगर ये को कुछ देना है या कुछ लेना भी है, बट बी के पास अभी राइस दे सकता है, बट फ्यूचर में ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि कितना राइस चाहिए या कुछ फ्यूचर रिकॉर्ड या क्रेडिट लिमिट का कुछ बार्टर ट्रांजैक्शन में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं था, इसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ओके, देखो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, वैसे ही बोल सकते हैं स्टोर वैल्यू, मिल्क स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा पेरिशेबल गुड्स है, जैसे कोई भी ये होगा, व्हीट होगा, राइस होगा, पेरिशेबल गुड्स है, ज्यादा दिन नहीं रख सकते, लेकिन पैसा स्टोर कर सकते हो, बैंक में रख सकते हो आप, आपके घर पे। ओके, तो स्टोर वैल्यू है मनी। उसके बाद डिविजिबिलिटी, अब डिविजिबिलिटी आप बोल सकते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी बोले तो क्या, पार्ट छोटे छोटे पार्ट में बेचना या कुछ। एक समझो अगर किसी किसान के पास में एक के पास ही समझो व्हीट है, बट वो 1 केजी में नहीं बेचना चाहता, वो बल्क में ही बेचना चाहता, बल्क यानी कि 100 केजी, 1 क्विंटल, 1 टन ऐसा, तो वो एक यहाँ की लिमिटेशन है। अगर किसी को नहीं बेचना है 1 केजी, आधा केजी, आज कुछ भी ले सकते हो आप डिविजिबिलिटी में। आपको 250 मिली मिल्क चाहिए होगा तो आप खरीद सकते हो, बट उस जमाने में बल्क में सब होता था और डिविजिबिलिटी नहीं थी। ओके, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। उसके बाद जो लास्ट लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का, वो देखो डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। जैसे कि आज के जमाने में देखो, आज के जमाने में आपको मोबाइल का रिचार्ज है, सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक से देखो टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सर्विसेज है। जैसे कि आज आपका जियो है या एयरटेल, कौन सा भी आइडिया, कुछ भी हो, तो उस पर आपको समझो कॉलिंग करना है, एक से दूसरे को बातचीत करनी है, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। ओके, तब वो ऐसा नहीं था कि एक केजी भी लिया तो दूसरा कोई रिचार्ज नहीं करता, उस टाइम में वो सर्विसेज भी नहीं थी। बट सर्विसेज कुछ भी हो, पेश करना होगा, कुछ भी सर्विस देना है, या किसी के घर पे पानी भरना है, कुछ भी सर्विसेज देना है, तो डिफिकल्टीज आ जाती है एक्सचेंज करने के लिए सर्विसेज, कितना वेट देना पड़ेगा, टर्म मैथ ये नहीं था, लिमिटेशन नहीं था, या कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं था, ऐसा हो सकता है। ओके, आपको कुछ भी दिक्कत है इसमें तो आप बोल सकते हो, जैसे हमने देखा लिमिटेशन है, इसको डिफिकल्टीज बोलते हैं। चलो इसके बाद अब देखेंगे जो पार्ट है हमारा मनी एंड बैंकिंग। पहले मनी देखेंगे, उसके बाद बैंकिंग। ओके, देखो मनी, और जो आप अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गए, जैसे कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं, और यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। अब देखो क्या बोल रहा है मनी का डेफिनेशन, मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेबल बोले तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है पैसे को, किसी को पैसा नहीं चाहिए क्या, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसके लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ लेना है कुछ देना है, इसके लिए। एट द सेम टाइम, आज लिया आज ही देना है, देखो तब उसकी वैल्यू देखो। एट द सेम टाइम एक्ट एज मीडियम बोल के यूज करें उसको। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू दे, पैसा सेव कर सकते या स्टोर कर सकते। उसके बाद एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बोले तो फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते, क्रेडिट पेमेंट के लिए यूज कर सकते। तो ये सब जो यहाँ पे हम डेफिनेशन दिया है, उसकी वजह से ही ये डेफिनेशन में आ गया, क्योंकि लिमिटेशन है। अब मनी जो लिमिटेशन के बार्टर सिस्टम थे, वही मनी में एक्सेप्टेबल है, सब इन्वॉल्व है। उसके बाद फंक्शन ऑफ मनी, अब 3 फंक्शन हमने देखे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। बोले तो एक प्राइमरी ये वगैरह था, तो इसमें फर्स्ट प्राइमरी बोले तो ज्यादा बेसिक नीड या ज्यादा क्या यूज है उसका, तो देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ लेन देन के लिए रखा जाता है, जैसे कि आपने बाइंग परचेस हम ट्रेडिंग में देखते हैं। उसके बाद अब देखा जाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन के लिए हम बोल सकते हैं। उसके बाद कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर आपने बोल सकते, आप भी बोला जो लिमिटेशन में बात है, उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि 100 केजी कुछ लेना है आपको, तो उसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे सिल्वर या गोल्ड प्रति 10 ग्राम हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम रेट होता है उसका
कि हर 10 ग्राम के लिए कितना है, रेट रेट फिक्स होता है। फिर 1 केजी के लिए इतना रेट, 1 लीटर के लिए, अब उसमें भी मिल्क का रेट अलग लीटर में, पेट्रोल का रेट अलग 84 वगैरह लीटर। तो ये क्यों हुआ सब? कॉमन नेचर वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, समझे? जैसे कि पेट्रोल की 84 ही प्राइस है हमारे देश रुपीज में, देखो समझ में आया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो आप। फिर सेकेंडरी फंक्शन, ये तो प्राइमरी हो गई, बेसिक नीड्स है तो फर्स्ट यूज होता है उसका। उसमें देखो सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हमने बोल दिया था आपको कि स्टैंडर्ड और डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट्स क्रेडिट में कुछ भी करना है आपको, किसी का पैसा समझो पहले लिया था आपने तो बाद में दे सकते हो, या किसी की सैलरी देने के लिए आउटस्टैंडिंग पेमेंट आप फ्यूचर में पे कर सकते हो वैसे। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, मैंने बोला कि बार्टर ट्रांजैक्शन में कुछ पेरिशेबल गुड्स होने के कारण स्टोर वैल्यू नहीं था, बट इन दिस केस मनी हैज स्टोर वैल्यू। ओके, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ओके, तो ट्रांसफर भी कर सकते हो। उसके बाद जो कॉन्टिजेंट, हमने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कॉन्टिजेंट ऐसे हमने पढ़ा है अकाउंटेंसी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिजेंट फंक्शन क्या है। बेसिस ऑफ क्रेडिट, एकदम सिंपल सी चीज है। बेसिस ऑफ क्रेडिट बोले तो क्या, जैसे बोरो द मनी, लोन के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना? लोन, किसी को कुछ लोन लेना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ भी बेसिस ऑफ क्रेडिट। उसके बाद लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी वर्ड हमने अकाउंट्स में देखा है। हमने क्या देखा है कि लिक्विड एसेट मींस द मीन, हम ऐसा देख सकते हैं इजीली विच एसेट कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश कॉल्ड एज लिक्विड एसेट। यहाँ पे भी सेम मीनिंग हो सकती है कि मनी जो है वो तो हमारे एसेट है, इजीली कन्वर्टेबल कैश नहीं है, मनी ऑलरेडी कैश में है, तो लिक्विड है, यानी कि हम कभी भी यूज कर सकते हैं, स्पीडली है, अभी कुछ भी चाहे आपको पैसे कन्वर्ट, है ना? तो कन्वर्टेबल है। उसके बाद बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म में 11 में हमने देखा है सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई में। तो प्राइस मैकेनिज्म कैसे ये करते हैं, कंसीडर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जहाँ पे सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म में कैसे प्राइस कंसीडर कर रहे हो, सप्लाई और डिमांड, इस बेसिस पे हम प्राइस मैकेनिज्म में करते हैं। हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, मींस सप्लाई एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना? और लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, एंड डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ वहां पे भी हम प्राइस या मनी देख के बिजनेस करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, सुपर। अब यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर जब एक अदर बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, तो कोई भी बिजनेस कर रहा है तो क्या देखेगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट देखेगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होता है, अगर मिनिमम उसको कॉस्ट मिनिमम करना है, समझो ये पेन है, ये पेन का सेलिंग प्राइस, पेन का सेलिंग प्राइस 25 है, बट उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, तो उसको जो प्रोड्यूसर है उसका या मैन्युफैक्चरर है, उसको बनाने के लिए उसको कम से कम 35 से बिलो 35 उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट करनी पड़ेगी। और हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल्स प्राइस 35 है तो मिनिमम 35 से कम इसका कॉस्ट होना चाहिए, और जितनी कम कॉस्ट उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब ये समझो 25 नहीं बनाए तो 35 माइनस 25 10 से प्रॉफिट है, तो ये प्राइस का या मनी का ही बेसिस है। उसके बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कम प्राइस में अगर ज्यादा कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ज्यादा, जैसे कि हम डिस्काउंट फैसिलिटी वगैरह बोलते हैं कंज्यूमर को, या बाय वन गेट वन, तो वो हो सकता है ना? जिसके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सकता है, या कम पैसे में ज्यादा कुछ मिल रहा है आपको, तो कंज्यूमर उसमें सेटिस्फाई हो सकता है, तो उस पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं कि अगर हर एवरी पर्सन अर्न इक्वली, तो पर इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली इक्वल होता है। देखो सबका अगर अर्निंग सेम हो जाएगा तो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन जो है मनी डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है, वो बहुत अच्छी चीज है। कोई रिच नहीं कोई गरीब नहीं, हम बोल सकते हैं वैसा। ओके,
तो ये सब मनी वगैरह जो बैंकिंग एंड सप्लाई मनी जो है बाद में ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।